सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। क्यों वो चैप्टर खत्म नहीं हो रहा क्या तुम्हारा यार? सॉइल फर्टिलिटी वाला वो इतू सा तो चैप्टर इतू सा है। चलो उसको खत्म कर देते हैं अपन। कहाँ तक लिखा बेटा अपने? है है बताओ बताओ बताओ। कहाँ तक लिखा? कृत्रिम क्षरण हो गया। अब अपन पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण का क्या मतलब है? सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब है? मिट्टी का कटाव रोकना, है ना? तो कहीं भी किसी भी स्थान से मिट्टी का कटाव रोकना क्या कहलाएगा? मृदा संरक्षण। क्या कहलाएगा बेटा? मृदा संरक्षण। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, इधर देखना मेरी तरफ। तुमने कभी भारत का नक्शा देखा है? हैं? कहाँ देखा है? हैं? बुक में देखा? तुम्हारी बुक में था क्या भारत का नक्शा? ये भारत टेढ़ा जा रहा है क्या? चल जाएगा थोड़ा बहुत टेढ़ा। ये तो पूरा ही उड़ गया यार। है ना? मान लो ये अपना भारत है, ठीक है। अब इधर कौन सी दिशा होगी बेटा? उत्तर। तो इधर कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। अब बताओ पूर्व किधर आता है हमेशा? सीधे हाथ की तरफ। तो ये सीधे हाथ की तरफ क्या हो गया? पूर्व। और उल्टे हाथ की तरफ क्या हो जाता है हमेशा? पश्चिम। है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? हाँ, कहाँ होती है? दक्षिण पूर्व में नहीं होती है, पूर्वी भारत में। कहाँ होती है? और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा बढ़ जाती है, और वापस पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं तो वर्षा कम हो जाती है। तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, और इधर से वापस इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। क्लियर है मामला कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, उसको देख लो पहले। वर्षा ज्यादा किधर होती है? पूर्वी भारत में। कम किधर होती है? पश्चिमी भारत। तो पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी, पश्चिम की ओर कम हो जाएगी। अब एक प्रश्न आता है, भारत में सर्वाधिक कौन सा क्षरण होता है? ज्यादा कौन सा होता है? जल द्वारा क्षरण। राजस्थान में ज्यादा कौन सा होता है? वायु द्वारा क्षरण। अब मान लो ये राजस्थान है, यहां से, है ना, गुजरात तक पहुंचा दिया मैंने। ये राजस्थान है। अब राजस्थान में पश्चिम दिशा में कम वर्षा होती है, और राजस्थान के पूर्व दिशा में भी अधिक वर्षा होती है। तुमको मालूम, इधर कोटा साइड जाओ तो वर्षा बढ़ जाती है, वापिस इधर जैसलमेर बीकानेर आओ तो वर्षा कम हो जाती है। तो राजस्थान में ज्यादा चरण तो कौन सा हो रहा है? वायु द्वारा। पश्चिम राजस्थान में कौन सा हो रहा है? वायु द्वारा। और पूर्वी राजस्थान में? हाँ, जल द्वारा। तो राजस्थान में कौन सा क्षरण ज्यादा होता है? वायु द्वारा। पर अगर पश्चिम राजस्थान पूछे तो भी वायु द्वारा, और राजस्थान का पूर्वी भाग पूछ ले तो फिर जल द्वारा लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अपने सामने चार पांच इंपॉर्टेंट लाइनें बन रही है। कौन कौन सी? भारत में सर्वाधिक क्षरण कौन सी होते बेटा? हाँ, लेट वालों का कोई सिलेक्शन नहीं होता है, सब फालतू बातें, है ना? ये कह रही है कि सर मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उसने कहा कि तू पागल है, जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर ली, मैं लेट करूंगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। अब मुझे बताओ, ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। आखिरी वालों को समझ समझ नहीं पड़ती है, पागल होके घूमते हैं, खोपड़ी बाल नोचते रहते हैं दिन भर कि सर कुछ याद नहीं हो रहा, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे बताओ, 10 दिन का खाना एक दिन में खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अपना दिमाग याद करेगा, काम में आएगा। और अगर कम कम पढ़ेंगे तो क्या होगा फिर? ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक साथ सारा ही पढ़ लेंगे तो क्या होगा?
सब दिमाग के बाहर निकल जाएगी चीजें। ठीक है, चलो। तो अब अपने को यहां से 4 लाइन निकालना। मुझे बताओ, भारत में सर्वाधिक मृदाचरण किसके द्वारा होता है? राजस्थान में सर्वाधिक मृदाचरण। भारत के किस भाग में जल द्वारा चरण ज्यादा होता है और वायु द्वारा? पश्चिमी भारत में। राजस्थान के कौन से भाग में जल द्वारा ज्यादा चरण होता है और कम किसके द्वारा होता है? पश्चिमी भाग में वायु द्वारा होता है। ठीक है, ये सारी लाइनें लिखेंगे क्या अपन? तुमने हेडिंग में क्या लिख लिया? तो ये आखिरी में लिखूंगा, समझा अभी रहा हूं। ठीक है, चलो। मृदा संरक्षण, है ना। अब राजस्थान के अपन विद्यार्थी है, तो राजस्थान में मृदा क्षरण काय से ज्यादा होता है बेटा? वायु द्वारा ज्यादा होता है। तो अपन वायु क्षरण को रोकने के उपाय पढ़ेंगे। वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकना। तो इसके 2 मुख्य उपाय मैं आपको बता देता हूं। एक को हम कहते हैं विंड ब्रेक। क्या कहते हैं बेटा? इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वायु रोधी वृक्ष। क्या लिखेंगे? वायु रोधी वृक्ष। दूसरा क्या होगा अपना? शेल्टर बेल्ट। क्या होगा बेटा? शेल्टर बेल्ट, है ना। इसको अंग्रेजी में भी शेल्टर बेल्ट कहते हैं, हिंदी में वायु रोधी पट्टी कहते हैं, पर पढ़ाता कोई भी नहीं है, इसलिए अपन इसको हिंदी में भी शेल्टर बेल्ट ही लिखेंगे। क्लियर है मामला? चलो। अब विंड ब्रेक जो है वो खेत की कौन सी दिशा में लगाया जाता है बेटा? उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाता है। जब वृक्ष की 1 या 2 कतारें लगाई जाती, किसकी बेटा? वृद्ध की नहीं, वृक्ष की 1 या 2 कतार, तब तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? विंड ब्रेक कहते हैं। और 2 से ज्यादा कतार लगा दो तो ये क्या कहलाती है? शेल्टर बेल्ट। वृक्षों की 2 से अधिक कतारें क्या कहलाती है? शेल्टर बेल्ट कहलाती। याद रहेगा कि भूल जाओगे? अरे याद रहेगा ना। चलो, अब अपने को एक चीज देखना है कि कभी कभी इसकी जगह वो दूसरी लाइन लिख देता है। वो लिख देता है वृक्ष के साथ झाड़ियां लगाना। क्या लगाना बेटा? क्या कहलाता है? तो भी क्या उत्तर लगाएंगे? हमेशा शेल्टर बेल्ट ही लगाएंगे, है ना। तो जब खेत की उत्तर पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान से गर्म ठंडी तेज हवाएं आती रहती है ना। तो उनको रोकने के लिए विंड ब्रेक लगाते। अब ये वाला टॉपिक हॉर्टिकल्चर वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। तुमको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ, तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही पढ़ाऊंगा कि वृक्ष के साथ झाड़ियां लगाना क्या कहलाता है? शेल्टर बेल्ट। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ये जो शेल्टर बेल्ट है, ये कितने दूर तक अपने को सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो शेल्टर बेल्ट की ऊंचाई है उससे 15 गुना दूरी तक ये आपको हवाओं से बचाता है। कितने गुना? शेल्टर बेल्ट अपनी ऊंचाई से या चौड़ाई से 15 गुना दूर तक वायु से बचाता है। फिर बात आती है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। दूसरा उपाय क्या है? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ये कब करते हैं बेटा? बताओ। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कब करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में करेंगे क्या? अरे कब करेंगे? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु कब आती है? मई जून में करते हैं। इससे क्या होता है बताओ? जो समतल जगह है जिसकी जल अवशोषण की दर कम है वो कैसी हो जाएगी? उबड़ खाबड़। और जितने भी बारिश होगी सारा पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे। पानी बहेगा नहीं, तो मृदा क्षरण होगा भी नहीं, है ना। इसके अलावा एक अपन करते हैं पलवार या मल्चिंग। मल्चिंग पढ़ाया था मैंने आपको, फिर से पढ़ाऊं? नहीं, वही का वही मल्चिंग है जो शुष्क खेती में पढ़ा है, इसलिए इसको डबल से अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैं क्या लिख दूं? शुष्क खेती के समान। याद रहेगा कि फिर से पढ़ा दूं पूरा मल्चिंग टॉपिक? पढ़ रखा तुमने ऑलरेडी, है ना। तो पूरा मल्चिंग कैसा रहेगा? शुष्क खेती के समान। फिर इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? पट्टीदार खेती। क्या कर सकते हैं बेटा? पट्टीदार खेती। अब देखो, अंतरा सेशन में और पट्टीदार खेती में क्या अंतर है? अंतरा सेशन में हम लगाते हैं 9:1, मतलब 9 कतारों के बाद एक कतार। 5:1 मतलब 5 के बाद एक कतार। मतलब अंतरा सेशन में गौण फसल की एक ही कतार बताई जाती। जबकि पट्टीदार खेती में हम क्या करेंगे कि जहां जिन इलाकों पर ज्यादा ढलान है वहां पर एक तो हमारी मुख्य फसल उगाएंगे,
पर मान लो हमारी मुख्य फसल मिट्टी के कटाव को बढ़ावा दे रही है, तो फिर अपन क्या करेंगे, मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों को भी यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। इसको अपन लगाएंगे मान लो 10:10, मतलब 10 कतारें किसकी है, मुख्य फसल की, 10 कतारें किसकी है, मृदा क्षरण को रोकने वाली फसल की, जिनको हम क्या कहते हैं, कवर क्रॉप्स। क्या कहते हैं बेटा? तो जब मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों को पट्टियों में लगाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पट्टीदार खेती। अंतरा सेशन में लगाते तो 10 के बाद एक होता, फिर 10 के बाद एक, पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 के बाद 10, 2 के बाद 2 नहीं, 10 के बाद 10। तो यहां से अगर मान लो पानी तेजी से बह के भी आया तो ये मिट्टी के कटाव को रोकने वाली फसल है, ये इस पानी को क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी, धीमा कर देगी, जिसके कारण उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, है ना। चलो अब पट्टीदार खेती में अपन क्या लिखेंगे बेटा, मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों को पट्टियों में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बेटा, पट्टियों में लगाते हैं। तो ये हो गया आपका एक उपाय और, ठीक है, पट्टीदार खेती। इसके अलावा कवर फसलें लगाना। कवर फसल किसको कहते हैं हम लोग बेटा, मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें क्या कहलाती है, कौन सी फसलें होती है ऐसी, है, उड़द, मूंग, चवला और सोयाबीन, मूंगफली, ये अपन कह सकते हैं दलहनी फसलें। तो दलहनी फसलों में अरहर को छोड़ दें तो बाकी सब कैसी हो जाती है, अपनी कवर फसलें कहलाती है। तो ऐसी फसलें जो अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ लेती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, कवर फसलें। अब कई बार इन कवर फसलों को सामने वाला मल्च क्रॉप भी कह देता है। क्या कह देता है बेटा, मल्च क्रॉप या पलवार फसलें, जो भूमि की सतह को ढक लेती है उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, मल्च फसल या पलवार फसल। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज है, इसको अलग अलग नहीं समझना आपने। मैं जो समझा रहा हूं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सारे जो भी अपन ने देखे इनको कहेंगे एग्रोनॉमिकल मेजर्स। क्या कहेंगे, एग्रोनॉमिकल मतलब कौन सी विधियां हैं, ये कृषित विधियां। अब यांत्रिक विधियों की ओर आते हैं। तो अभी कितने नंबर तक लिख लिया अपन ने, 5 नंबर तक। अब छठवा अपन लिखेंगे सीढ़ीदार खेती। क्या लिखेंगे बेटा, सीढ़ीदार खेती, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, है ना, कंटूर फार्मिंग। अब कंटूर फार्मिंग के अलग अलग प्रकार है। जैसे मान लो कम ढलान है, 2 से 6% तक ढलान है, तो इसको कह देंगे सीढ़ीदार खेती। अगर मान लो 16 से 33% तक ढलान, कितना बेटा, तो इसी को हम कहते हैं बेंच टेरेसिंग। क्या कहते हैं, बेंच टेरेसिंग। अगर मान लो 2 से 10% ढलान, तो इसको कहते हैं जिंग टेरेसिंग। क्या कहते हैं, तो 16 से 33 है तो इसको क्या कहेंगे, बेंच टेरेसिंग, और 2 से 10 है तो इसको क्या कह देंगे, जिंग टेरेसिंग। और तीनों एक ही है, इस प्रकार से खेती करना। अब अंतर क्या है, देखो मान लो कंटूर फार्मिंग कर रहे हैं तो घनश्याम खड़ा रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा, और अगर मान लो बेंच टेरेसिंग कर रहे हैं तो घनश्याम खड़ा रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा। क्या अंतर आ रहा है, इस ऊंचाई का अंतर आ रहा है ना। तो ढलान कम रहेगा तो ऊंचाई भी कम रहेगी, ढलान ज्यादा रहेगा तो ऊंचाई भी ज्यादा रहेगी। तो ये तीनों किसके प्रकार है, सीढ़ीदार खेती के, है ना। कंटूर फार्मिंग, बेंच टेरेसिंग और जिंग टेरेसिंग। तो ये तीनों भी किसको रोकते हैं बेटा, मिट्टी के कटाव को यानी मृदा क्षरण को रोकने वाले उपाय। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बताओ, ढलानों पर घास उगाना, ये किसका उपाय है, ये भी मृदा क्षरण को रोकने का उपाय है ना। और वो थोड़े से उपाय है रासायनिक उपाय, जैसे एसिटाइल एल्कोहल, एसिटाइल
एल्कोहल। और बिटुमेन्स, बिटुमेन किसका प्रकार है बेटा? कोयले का प्रकार है ना। इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तुमको एक गुण बताया था मैंने, सॉइल एग्रीगेशन बताया था क्या? मृदा के कणों का आपस में जुड़ के क्या कर लेना, गुच्छा बना। अगर बड़ा गुच्छा है 0.85 सेंटीमीटर से बड़ा, तो उसमें मिट्टी का कटाव कम होता है। तो यदि ढेलों का आकार है ना, यहाँ पर ढेले का मतलब वो बड़ा वाला ढेला नहीं है, एग्रीगेट्स क्या है, हाँ, का आकार 0.85 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो मृदा कटाव कम होता है। तो अपन ने कितने उपाय पढ़ लिए, देखो ध्यान से एक बार फिर से। सबसे पहले तो अपन ने क्या पढ़ा, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट, ये वायु क्षरण को रोकते हैं। फिर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर दी, मल्चिंग कर दी। मल्चिंग पूरा शुष्क खेती में पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, रिपीट उसको अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। पट्टीदार खेती, मिट्टी के कटाव को रोकने वाली फसलों के पट्टियों में लगाते हैं, कवर फसलें लगा देंगे। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती, जिसमें कंटूर फार्मिंग, बेंच टेरेसिंग, जिंक टेरेसिंग तीनों आते हैं। ढलानों पर घास उगाना, एसिटाइल एल्कोहल या बिटुमेंस, कोयले का प्रयोग करना। अब इसके अलावा भी बहुत सारी संरचनाएं बनाते हैं, जैसे गेबियन बनाना, है ना। वो सब अपन एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इसलिए लिखेंगे कि अगर यहाँ लिख लेंगे तो फिर वो याद करते करते बीच में एकदम से अपनी दिक्कत क्या है, एग्रोनॉमी अपन पढ़ते हैं सरल 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 लगता है, अचानक कोई ऐसी चीज आ जाती है डचके की तरह, रोड ब्रेकर की तरह, वो अपने एकदम से दिमाग पे जोर डाल देती है ना। सही है ना। और ऐसे ही तो होता है जब बढ़िया पढ़ रहे हैं गन्ना गन्ना गन्ना, और अचानक वहां आ गया रायन गन विधि, एकदम से फ्यूज उड़ जाते डिशकियां। तो ऐसे शब्द जो अपने काम के नहीं है, जो अलग लेवल के यहाँ लाके डाल दिए, उनको अपन लास्ट में इकट्ठा करके पढ़ ले। क्लियर है मामला? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लिखना चाहोगे क्या? लिखो। यहाँ लिखना है, मृदा क्षरण को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा क्षरण को रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। किताब लेके नहीं लिखना बेटा, उसकी लैंग्वेज अलग है। हाँ, ये किताब मुझे दे दे, जब्त कर लेता हूँ मैं। नीचे से लेना, विनय सर से जमा है आज। ये तो सब लिखवा दिया मैंने।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? अंकित जी के क्या हाल चाल है? उदयपुर में? गांव चले गए वापिस? गांव वापिस? 2 दिन ही आया था बस? आएगा? क्या तबीयत फिर खराब हो गई? तबीयत साथ नहीं दे रही यार बेचार छोरे की। कोई समस्या हो ना बेटा तो मेरे पास आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं भले थोड़े बहुत मजे ले लेता हूँ तुम्हारे, पर मेरे बुढ़ापे का सही उपयोग करो, अनुभव काम में आएगा। तुम ऐसा मत समझो कि खाली तुम स्टूडेंट हो, खाली एग्रोनॉमी पढ़ा के चले जाओ। तुमको कोई अगर और दिक्कत आ रही हो ना जीवन में कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे प्लान करना है, कैसे पारिवारिक स्थितियां सहयोग नहीं कर रही है, तो उसमें भी हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे।
चले आगे। अरे चले क्या? चलो, अब ये लिखना है अपने को, है ना? मैं बोलूं तुम लिख लोगे? पक्का? चलो, लिखो। भारत में सर्वाधिक मृदाक्षरण जल द्वारा होता है। भारत में सर्वाधिक मृदाक्षरण जल द्वारा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदाक्षरण वायु द्वारा होता है। पूर्वी भारत एवं पूर्वी राजस्थान में जल द्वारा क्षरण अधिक होता है। पूर्वी भारत एवं पूर्वी राजस्थान में जल द्वारा क्षरण अधिक होता है। फिर दूसरी लाइन लिखो, पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा क्षरण अधिक होता है। पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी राजस्थान में लिखा, पश्चिमी भारत एवं पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा क्षरण अधिक होता है। क्लियर? चलो, अब लिखो मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये प्रभावित करने वाले कारक का क्या अर्थ होगा? मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसका अर्थ होता है ऐसी चीजें जो मृदा क्षरण की दर को या तो बढ़ा देती है या तो कम कर देती है। इनको क्या कहेंगे हम लोग? मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक तो क्या होगा? वर्षा की मात्रा एवं वायु वाले केस में क्या जाएगा? वायु की गति, है ना? फिर मृदा का प्रकार, कई बार इसको मृदा के केस में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? देखो, मुझे बताओ, बड़े कण वाली मृदाओं में क्षरण ज्यादा होगा, हाँ, कि छोटे कण में होगा? है, छोटे कण में मृदा क्षरण कम होता है, ठीक है, और बड़े कण वाली मृदाओं में क्षरण ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े कण आपस में ठीक से चिपकते, रेत में कटाव ज्यादा होता है ना, और चिकनी मिट्टी में कम होता है ना? ढलान, ढलान का कोण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मृदा क्षरण होगा। इसको नापते हैं इनक्लाइनोमीटर से। किससे नापते हैं बेटा? इनक्लाइनोमीटर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रवणता मापी। क्या कहते हैं? प्रवणता मापी।
तो ढलान का कोण जितना ज्यादा होगा, मतलब ढलान जितना तीव्र होगा, जितना ज्यादा झुकाव होगा, उतनी ही पानी के बहने की स्पीड तेज हो जाएगी और मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाएगा। वनस्पति की उपस्थिति, अगर घास उगी हुई है तो मिट्टी का कटाव कम होगा, है ना। अच्छा, इस ढलान के कोण को कभी कभी स्थलाकृति भी लिख देता है। क्या लिख देता है? स्थलाकृति। बताओ, पहाड़ों पे ज्यादा मृदा क्षरण होता है कि मैदानों में? पहाड़ों पे ज्यादा होगा, मैदानों में कम हो। वनस्पति होगी तो मृदा क्षरण कम हो जाएगा, वनस्पति नहीं हुई तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। और रोकने के उपाय, अगर किए हैं तो मृदा क्षरण कम हो जाएगा, अगर नहीं किए हैं तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, है ना। इसमें भी यही लिखा है, वर्षा की मात्रा एवं गति। ओए भाई ओए। अब लिखो, मृदा की हानि 11 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। मृदा की हानि, एक और लिखवा दूं क्या इसमें? ये इसी से संबंधित है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, तुम कहां तक पहुंचे पहले बताओ मुझे। बोर्ड पे ही हो? फिर ठीक है। 12th पढ़ी क्या नहीं तुमने? मृदा क्षरण को रोकने वाले वृक्ष, झाड़ियां। पढ़े? घास नहीं पढ़े? अब लिखो, मृदा की हानि 11 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। मृदा क्षरण की हानि या मृदा की हानि 11 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। वो यही बोली थी कि मृदा की हानि 11 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में कितनी होती है बेटा? 16 टन प्रति हेक्टेयर। भारत में कितनी होती है? कोष्टक में लिख लो, भारत में 16 टन प्रति हेक्टेयर। भारत में 16 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब ये 12th की बुक में लिखे हुए हैं, मृदा क्षरण को रोकने वाले वृक्ष, झाड़ियां और घास। तो वृक्ष याद है तुमको थोड़े बहुत? एक तो उसमें लिखा हुआ शीशम, लिखा है क्या? फिर लिखा हुआ है रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प है ना, रोहिड़ा। फिर नीम, फिर इजरायली बबूल और विलायती बबूल। और भी कुछ लिखा है क्या? बहुत सारे पेड़ होते हैं, इमली भी हो सकता है। इमली भी वायु को रोकने वाला वृक्ष। क्या हुआ, ये नहीं लिखना है? बोले आप लिखाओगे जब। झाड़ियां, झाड़ियां 4 झाड़ियां लिखी हुई है उसमें, है ना। झरबेरी, अरंडी, खीप और फोंग।
और घास। घास कितने प्रकार की लिखी है? 2 प्रकार की, एक अंजन घास और एक सेवण घास। इसको कहते हैं सेनक्रिस सिलेरियस। सेनक्रिस सिलेरियस कहते हैं अंजन घास को, लेसुरस इंडिका सेवण घास को। सेनक्रिस सिलेरियस अंजन घास को कहते हैं लेसुरस सिंडिकस सेवण घास। शीशम का नाम क्या है? डलबर्जिया सिसो। टिकोमेला अंडुलाटा कौन है? टोइडा। नीम एजा डायरेक्टा अंडिका। ये दोनों है, एकेशिया नाम है इनके, मैं भी भूल गया यार, बहुत टाइम हो गया। जरबेरी का जिजिपस रोटेंटिफोलिया अरंडिका। रेसिनस कम्युनिस। खीब और फोके नहीं है, पर ये सब नहीं याद करना है, सिर्फ दोनों के याद करना है, घास घास के, है ना। चलो चले आगे। मैं कैसे याद करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? हैं? कैसे याद करना है? अच्छे से याद करना है। इमली भी ऐड कर लो इसमें। ये लो, इमली खाई तुमने कभी? कौन सी वाली? देसी? चलो, अब एक सूत्र जो लिखा रहता है हर जगह, उसको कहते हैं यूएसएलई। क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। क्या कहते हैं? मृदा की हानि का सूत्र, है ना। इसको लिखते हैं ए बराबर आर के एल एस सी पी, है ना। इसमें के क्या होता है? इरोडिबिलिटी फैक्टर। वैसे तो ये प्री पीजी वालों को पढ़ाते हैं, पर अपने से कभी गलती से पूछ ले कि मृदा की हानि के सूत्र में क्या क्या है। इरोडेबिलिटी फैक्टर। इरोडेबिलिटी क्या होता है? मृदा के क्षरण का गुण क्या कहलाता है? इरोडेबिलिटी फैक्टर। रेत में ज्यादा क्षरण होता है और चिकनी मृदाओं में कम, उसको क्या लिखेंगे अपन? के। तो किसी भी क्षेत्र से मृदा क्षरण कितना होगा वो इस सूत्र पर निर्भर करता है ना। अब इसमें आर के एल एस सी पी अलग अलग चीजें हैं, जिसमें पी का मतलब है मृदा क्षरण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए, सी का मतलब है कौन सी फसलें उगाई गई, है ना। एस का मतलब है स्लोप, एल का मतलब है लेंथ ऑफ स्लोप, के का मतलब है मृदा का प्रकार कौन सा है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को जोड़ के एक सूत्र बना दिया, जो अपने को नहीं पढ़ना डिटेल में, बस अपने यही पढ़ना है कि यूएसएलई का सूत्र क्या है? आर के एल एस सी पी। ठीक है। अब वो पूछता है यूएसएलई में निम्न में से क्या आता है? एबीसीडी। बताओ क्या आएगा? सी। ये देखो आ गया। तो ऐसे उल्लू बनाता रहता। अभी तक तो सुपरवाइजर ने इसको टच नहीं किया है, उम्मीद है आगे भी नहीं करे। चलो चले आगे बेटा। नौजवानों, ये खत्म हो गया टॉपिक। अब बताओ क्या बचा है तुम्हारा? बीज, फसलें और जैविक खेती। बस इतना ही तो है। चलो क्या पढ़ोगे पहले? बीज के फसलें? बीज पहले पढ़ोगे। चलो,
तो अगला टॉपिक लिखेंगे अपन बीज विज्ञान। इसमें कोई डाउट तो नहीं है तुमको? सीड साइंस। चले आगे बेटा। बीज विज्ञान। अब बीज विज्ञान में देखो अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, मैं पहले बता देता हूं, है ना। एक तो पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे बेटा? परिभाषा। फिर हम पढ़ेंगे उन्नत बीज के गुण। और इस उन्नत बीज के गुणों में से ही अपन उठा लेंगे अंकुरण। अंकुरण में क्या क्या पढ़ेंगे देखो बेटा। अंकुरण की पहले पढ़ेंगे क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि। फिर अंकुरण के प्रकार। फिर अंकुरण के परीक्षण, यानी अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना, है ना। और अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे बीज की शुद्धता। क्या पढ़ेंगे? बीज की शुद्धता। तो शुद्धता दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक शुद्धता और एक होती है आनुवांशिक शुद्धता। कितने प्रकार की शुद्धता पढ़ देंगे अपन यहाँ पे? दो प्रकार की, भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता। ठीक है। इसके अलावा अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे बीज का वास्तविक मूल्य। क्या पढ़ेंगे? बीज का वास्तविक मूल्य, जो अंकुरण और शुद्धता दो चीजों पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवन क्षमता परीक्षण। कि बीजों की जीवन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुषुप्त अवस्था। फिर उसको तोड़ना और बीज उपचार। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीज संतति, है ना। फिर पढ़ेंगे बीजों का भंडारण। फिर पढ़ेंगे बीज से संबंधित कानून और इंस्टीट्यूट्स। और फिर पढ़ेंगे परीक्षण भार। तो इतना बड़ा चैप्टर है अपना बीज विज्ञान। ये सारी हेडिंग अपन जब कंप्लीट कर लेंगे तो बीज विज्ञान भी अपना ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है मामला? और कुछ समझाना है? अब इसमें से कितने प्रश्न आते हैं? तो साधारण रूप से तो एक ही प्रश्न आता है, पर कभी कभी दो भी आ जाते हैं। साधारण रूप से कितना आता है? पर कभी कभी दो भी आ जाते हैं, है ना। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। अब देखो एक 2023-24 में जो एग्जाम हुई अपनी सुपरवाइजर की, उसमें एक प्रश्न आया था कि फेरिक क्लोराइड परीक्षण क्यों किया जाता है ना। तो 11th-12th में तो दिया नहीं है, मतलब कोई हायर लेवल का ही क्वेश्चन था। वो किया जाता बीजों में यांत्रिक क्षति के लिए। किसके लिए? जब कोई बीज किसी मशीन में से गुजरता है, इधर उधर कहीं स्क्रैच उसमें लग जाते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो फेरिक क्लोराइड के घोल में डुबाने से उस क्षतिग्रस्त भाग का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इसमें घाव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो मशीन के निशान के लिए कौन सा, या यांत्रिक क्षति के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? फेरिक क्लोराइड। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे प्रश्न अपन जहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? चले आगे। चलो, ये लिखना थोड़ी है तुमको, पर याद रखना जब भी अपन रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो ये आउटलाइन बहुत मदद करती है। जैसे मैं कहूं कि मुझे बीज विज्ञान का रिवीजन करना है, मैं क्या कहूंगा? परिभाषा ये हो गई। चलो, बीजों के उन्नत बीज के गुण हैं 7, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सात। फिर अंकुरण में क्रियाविधि में ये होता है, वो होता है। अंकुरण दो प्रकार का, एपीजल हाइपीजल। परीक्षण चार प्रकार के होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक चार होते हैं। तो ये रिवीजन में बहुत मदद करती है, ऐसी आउटलाइन जब अपन बना लेते हैं किसी भी चैप्टर की, है ना। तो ये चैप्टर वैसे 5 से 6 लेक्चर में अपन पढ़ते हैं, कभी कभी ज्यादा भी लेक्चर हो जाए, 8-10 लेक्चर भी हो सकते हैं इसमें, ज्यादा धीरे धीरे अगर कोई पढ़ाता हो। ठीक है, चलो चले आगे। अब सबसे पहली बात आती है परिभाषा की, बीज किसको कहते हैं ना। तुमने हेडिंग लिखी है कि नहीं लिखी, पहले बताओ। हाँ, अरे हेडिंग लिखी कि नहीं लिखी? लिख ली पक्का? चलो,
अब बीज की दो परिभाषा, एक वानस्पतिक परिभाषा और एक कृषि विज्ञान वाली परिभाषा। कितने प्रकार की परिभाषा है बेटा? दो प्रकार की। पहली परिभाषा क्या कहलाएगी अपनी? वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। और दूसरी क्या कहलाएगी अपनी? कृषि विज्ञान की परिभाषा। वनस्पतिक विज्ञान की परिभाषा क्या कहती है? वो कहती है कि बीज जो है वो पौधे का एक भाग है ना। जैसे इसको थोड़ा अपन पहले समझ लेते हैं, फिर मैं लिखाना शुरू कर दूंगा। तुमने कभी कोई पौधा देखा क्या? सबने देखा? देखा कि नहीं देखा है? ऐसी बहुत सारी शाखाएं रहती है पौधे में। जो जमीन के नीचे वाला भाग है उसको क्या कहते हैं बेटा? जड़। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? तना। और तने का बाहरी हिस्सा क्या कहलाएगा? छाल, है ना। फिर इसमें जो बाकी चीजें वो क्या कहलाती है? शाखाएं। फिर कुछ एक इसमें क्या होगी? पत्तियां। कभी कभी इसमें पुष्प भी आते हैं और उन पुष्प से बाद में क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। और फल के अंदर लगता है बीज। मतलब बीज क्या है? किसी पौधे का एक वानस्पतिक भाग है ना। जैसे जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फल। अब जब अपन किसी पुष्प की संरचना देखते हैं, देखी तुमने कभी पुष्प की संरचना? है ना। वैसे जेईटी सीयूटी में तो बायो वाले पढ़ाते हैं, पर यहाँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको। तो जब अपन किसी पुष्प को देखते हैं तो हमको उसमें दो प्रकार के भाग दिखते हैं। जो मादा भाग है वो तो कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है बेटा? है ना। ये जो गर्दन वाला भाग है इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? और इसका अग्र भाग क्या कहलाएगा? वर्तिका का अग्र भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। क्लियर मामला? अच्छा, जो पुरुष भाग है वो क्या कहलाते हैं? पुतंतु। क्या कहलाते हैं? पराग कोश। पराग कोश के अंदर क्या रहते हैं? हैं? ये क्या है? पराग कण। अब यहां इस अंडाशय के अंदरूनी भाग में एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। और भी पुष्प में बहुत सारे भाग होते हैं, है ना। जैसे इसको कहेंगे पुष्पासन। क्या कहेंगे? जिस आसन पर पुष्प बैठा उसको क्या कहेंगे? पुष्प। जो यहाँ पर पंखुड़ियां होती है उनको कहते हैं दल पत्र। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाह्य दल मतलब बाहरी वाले, अंत दल मतलब अंदर वाले, है ना। तो जितने भी पंखुड़ियां उनको कहते हैं दल पत्र। क्या कहते हैं? दल मतलब पंखुड़ियां। ठीक है। अब यहां पर देखना है अपने को, दो घटनाएं होती है। एक घटना को कहते हैं हम लोग परागण। क्या कहते हैं बेटा? और एक घटना को कहते हैं निषेचन। कितनी घटनाएं? दो। किसी भी पुष्प के पराग कोश से निकलकर जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इस घटना को कहते हैं परागण। मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कण का कहां पहुंचना बेटा? है ना। अब वो अपने वाले पे पहुंच जाए या दूसरे वाले पर पहुंच जाए, वो स्वपरागण और पर परागण है ना। तो परागकण अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो इसको क्या कह देंगे अपन? परागण कहेंगे। पर निषेचन की क्रिया यहां नहीं होती। निषेचन कब होता है? जब परागण हो गया मान लो, और यहां से अब एक पराग नलिका बनेगी। क्या बनेगी बेटा? और उस पराग नलिका से होता हुआ ये जो पराग कण है ये कहां पहुंच जाएगा? बीजांड में। और जब ये बीजांड के साथ मिल जाता है तब इस क्रिया को कहते हैं पराग और
बीजांड मिलना, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है ना। अब जो आगे की घटना वो ये है कि ये जो बीजांड है ये तो बदल जाएगा बीज में, काय में बदल जाएगा, और ये जो पूरा अंडाशय है ये क्या बन जाएगा? फल। तो ये जब ये मामला कंप्लीट हो जाता है तो फल बन जाता है, अंदर की तरफ क्या बन जाता है? बीज, और बाहर की तरफ क्या बन जाता है? फल। तो एक परिपक्व निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक परिपक्व निषेचित बीजांड क्या कहलाता है? तो अगर परिभाषा की बात करें, है ना, तो परिपक्व निषेचित बीजांड क्या कहलाएगा? बीज कहलाएगा। और ये कब आया प्रश्न पता है तुमको? आईसीआर 2019 में। कब आया है? आईसीआर 2019 का पहला प्रश्न था कि परिपक्व निषेचित बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। यस, पानी आ रहा, बारिश? ठीक है, चलो चले आगे। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? अच्छा, इसके अलावा कोई पूछ ले, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। पर अपना एग्रीकल्चर का मामला तो कुछ और ही है। अपने तो वानस्पतिक प्रवर्धन भी तो होता है, जड़, तना, पत्ती, पौधा, फूल, किसी से भी नया पौधा बना, टिश्यू कल्चर कर लेते हैं, है ना। उसे एक कोशिका से बहुत सारे, अपन एक टिश्यू से ही बहुत सारे पौधे बना लेते, हर कोशिका से एक पौधा। तो कृषि विज्ञान उसको भी सम्मिलित करती है ना। किसी पौधे का वह भाग जिससे अन्य पौधे तैयार हो सकते हैं, किसी पौधे का वह भाग जो अपने समान पौधों को जन्म देता है, क्या कहलाता है? बीज कहलाता। मतलब यहां पर हम प्रोपागेशन मटेरियल की, वानस्पतिक प्रवर्धन सामग्री, वानस्पतिक प्रवर्ध की बात कर रहे हैं, है ना। अब वो भाग क्या हो सकता है? जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, शाखाएं भी हो सकती है ना, पत्तियां भी हो सकती है, या टिश्यू कल्चर भी हो सकता है। तो दोनों में क्या अंतर है? एक सिर्फ निषेचित बीजांड को ही बीज मान रहा है, दूसरा वानस्पतिक प्रवर्धन को भी सम्मिलित कर रहा है। तो ये दोनों का मुख्य अंतर है कि कृषि विज्ञान जो है वो वानस्पतिक प्रवर्धन जो हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं उसको भी मानता है बीज, और जो वनस्पति विज्ञान है, जो बॉटनी है, वो केवल पौधे का एक भाग जो परिपक्व निषेचित बीजांड है उसी को बीज मानता है। तो बॉटनी की परिभाषा अलग है और एग्रीकल्चर की परिभाषा अलग। अपने को तो पहचानना है, ये परिभाषा लिखी तो भी उत्तर बीज लगाना, ये लिखी तो भी उत्तर बीज लगाना। चलो अब आगे बढ़े, क्या लिखोगे पहले? हाँ, आगे चलते हैं। अब देखो एक बात बता देते हैं, बीज को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्यों कहा जाता है? मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई किस्म ही खराब है, क्या खराब है? कोई किस्म खराब है तो कितना भी सिंचाई करें, उर्वरक दे, खाद दे, कीटनाशकों का छिड़काव करें, क्या बहुत ज्यादा उपज आ सकती है? क्यों नहीं आएगी? बीज ही खराब है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो ऐसा बोलता हूँ बच्चों को, जो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कि टीचर कितने भी अच्छे हो, इंस्टीट्यूट कितने भी अच्छे हो, अगर बीज ही खराब है तो मैं कितनी सिंचाई करूं, कितने उर्वरक दूं, रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। पर अपने पास ज्यादातर बीज अच्छा आता है। बड़े इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सबसे अच्छे बच्चे उन्हीं के पास जाते हैं। छोटे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि छटा छटाया मटेरियल मिलता है। इस कारण बड़े इंस्टीट्यूट का माहौल ज्यादा अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चे वहां ज्यादा होते हैं। अरे टॉपर्स वही होते हैं ना, तो माहौल बन जाता है, तो जो कम पढ़ने वाले हैं वो भी ज्यादा अच्छे से रिजल्ट लाते हैं। अगर किसी अच्छे बच्चे को खराब इंस्टीट्यूट में डाल दो, मान लो वो अकेले ही टॉपर है, हर बार वही टॉप मार रहा है, तो दिक्कत क्या आएगी?
उसका कंपटीशन ही नहीं है। पहले वो 12 घंटे पढ़ता था, फिर 10 में भी टॉपर, 8 में भी टॉपर, 4 में भी टॉपर। वो 2 ही घंटे पढ़ रहा है तो ही टॉपर, पर उसका कंपटीशन किन लोगों से है? जो दिन रात पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने को देखना है कि बीज को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कभी प्रश्न आए ना सीधे सीधे कि निम्न में से किसे प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, तो अपने को आंसर क्या लगाना है? बीज, है ना। दूसरा, वर्तमान में केवल 12% किसानों को ही उन्नत बीज मिल पा रहा है। अब ये उन्नत बीज किसको कहते हैं? हाँ, ऐसा बीज जो सामान्य प्रचलित किस्मों से कम 10 से 15% अधिक उपज देता है, उसको उन्नत बीज कहेंगे। ऐसा बीज जो स्वस्थ है, ऐसा बीज जिसकी भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता अधिकतम है, ऐसा बीज पूर्ण प्रतिशत ज्यादा है, जिसका वास्तविक मान ज्यादा है ना, जो रोग एवं कीटों से मुक्त है और सुषुप्त अवस्था से भी मुक्त है, उसी बीज को अपन क्या मानेंगे बेटा? उन्नत बीज। तो एक प्रश्न यहां से भी कभी कभी बन जाता है कि उन्नत बीज के गुण क्या क्या है। तो पहला गुण तो क्या लिख दूं मैं? आ? उपज अधिक होना चाहिए। कितनी अधिक होना चाहिए? कम से कम 10 से 15% उपज अधिक होना चाहिए, है ना, सामान्य किस्मों की तुलना। भौतिक एवं आनुवांशिक शुद्धता, क्या कर रहे हो रे? अब ये दोनों चीजें मैं समझाऊंगा तुमको एक एक करके ना। भौतिक शुद्धता क्या होता है और आनुवांशिक शुद्धता क्या होता है। देखो, मान लो मैंने 1 क्विंटल बीज खरीदा, मुझे लगा कि यार इसमें कचरा है, क्या है, तो मैंने उस बीज में से ऐसे एक मुट्ठी बीज निकाले और तराजू में उसका वजन तोल लिया 100 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा कि जितना भी कचरा उसको साइड में कर दूंगा और बीज बीज को अलग कर दूंगा। अब कचरे में मुझे क्या मिलेगा? कंकड़, पत्थर, प्लास्टिक, रबर, कांच के टुकड़े, दूसरी फसलों के बीज, खरपतवारों के बीज, विमल। गलत जगह से खरीदा तो मिल सकता है। ये सब कचरा कहलाता है डॉकेज, अशुद्धि। अब मान लो 100 ग्राम में से 10 ग्राम कचरा निकला, तो शुद्ध कितना निकला? तो शुद्धता कितने प्रतिशत आ गई? 90। इसको कहते हैं भौतिक शुद्धता। बीज के अलावा जो भी है वो सब डॉकेज, कचरा है, जो अपने किसी काम का नहीं है। दूसरा होता है आनुवांशिक शुद्धता। मान लो मैंने 100 ग्राम बीज का नमूना लिया, देखा कि मैंने जो किस्म खरीदी थी गेहूं की लोकवन, उसमें से 95 ग्राम तो लोकवन के बीज निकले और 5 ग्राम सुजाता, सोनालिका, कल्याण सोना, अलग अलग किस्मों के निकले। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी बीज होता है वो 100% शुद्ध डीएनए वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर उसमें दूसरी किस्मों के बीज मिले हैं तो आनुवांशिक शुद्धता उसकी कम मानी जाती, क्योंकि वो बीज पर परागण करेंगे और गुणों में कमी ला देंगे, है ना। तो पूरी जितना भी बीज अपन लाए वो एक ही किस्म का होना चाहिए, अलग अलग किस्म का नहीं होना चाहिए। तो बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। भौतिक शुद्धता और आनुवांशिक शुद्धता अधिकतम होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। वास्तविक मूल्य जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक उसकी भौतिक शुद्धता और एक उसका अंकुरण प्रतिशत, है ना। अच्छा, बीज ओज पूर्ण होना चाहिए। अब ये ओज क्या चीज है बताओ? है बीज कैसा होना चाहिए बेटा? ओज पूर्ण होना चाहिए। ओज किसको कहा है हमने यहाँ पर? अच्छे लक्षण, है ना। बीज चिकना चमकदार होना चाहिए, सारे दाने एक समान भार के होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होना चाहिए, रोगग्रस्त बीज नहीं होना चाहिए, कीटों की क्षति के निशान नहीं होना। तो ऐसा साफ सुथरा बीज क्या कहलाएगा? ओजपूर्ण, है ना।
कीट एवं रोग मुक्त होना चाहिए। और क्या गुण हो सकते हैं? बीजों में सुषुप्ता अवस्था नहीं होना चाहिए। बीजों का अंकुरण प्रतिशत कैसा होना चाहिए? उच्च अंकुरण प्रतिशत। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? भगवान की कसम। वो 1 घंटे जैसे ही टाइम थोड़ा सा ऊपर निकलता है ना, 5-8 मिनट, तुम्हारा दूसरा चैनल सेट हो जाता है। तुम्हारी बचपन से आदत पड़ी 1 घंटे ज्यादा एक बार में तुम पढ़ते ही नहीं हो, है ना? ब्रेक दे दूं? ये लिख लो, ब्रेक ही हो जाएगा, देखो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, अंकित जी आगे बढ़ा लेना इसको।
थोड़ा इंग्लिश में बताओ। तुम्हारे अंदर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी है क्या साथ में? इंग्लिश मीडियम की बेच अलग है क्या सुपरवाइजर की? हाँ? बाद में बनाएंगे एक बेच। ये लिख लिया क्या तुमने? मैं तो सोच रहा था कि मैं लेट हो गया। अरे आगे बढ़ाऊं क्या? तुम बढ़िया ब्रेक बना रहे हो बीच में। हे हे। अब कल का होमवर्क क्या उठाएगा तुम्हारा, बताओ बताओ बताओ। हम्म। चले आगे। चलो, तो ये हो गए उन्नत बीज के गुण। अब अपन एक एक गुणों की चर्चा करते हैं ना। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बीज अंकुरण। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी? बीज अंकुरण, है ना। और इस बीज अंकुरण में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बीज की संरचना। देखो, कोई भी बीज अगर हम देखते हैं तो उस बीज के अंदर कुछ मुख्य भाग होते हैं। जैसे एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है उसको हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं बेटा? भ्रूण मतलब ये वो भय्यू है जो आगे जाके पौधा बनेगा। ठीक है। मुख्य चीज क्या है? और ये भ्रूण हमेशा जीवित होना चाहिए, श्वसन करते रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये मर जाएगा। मतलब आगे जाके पौधा बनने का काम किसका है? भ्रूण का। तो ये जो भाई साहब है इनका नाम क्या है? भ्रूण। ये लाल कलर दिख जाएगा क्या कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। अरे यार। अरे, अरे वाह। ऐसी टेक्नोलॉजी कोई प्रयोग करता है तो रॉयल में तुम्हारे हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं, एनिमल वाले? नहीं करते। ये क्या है बेटा? भ्रूण है ना। अब देखो, भ्रूण का जो ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। ये आगे जाके तना बनेगा। क्या बनेगा? जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। ये आगे जाके जड़ बनेगा। क्या बनेगा बेटा? प्रांकुर को अंग्रेजी में कहते हैं प्लूम्यूल और मूलांकुर को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा? रेडिकल। अंकुरण के समय सबसे पहले कौन सा भाग बाहर आता है? रेडिकल वाला भाग। क्लियर मामला? अच्छा। अब भाई भाई, ये अचानक से क्या हो गया इसको? अब यहाँ पर भय्यू है अपने पास, बीज है, तो इसका खाना भी तो होना चाहिए। तो इसका जो खाना होता है उसको हम कहते हैं भ्रूण पोष। क्या कहते हैं बेटा? भ्रूण पोष। जो भ्रूण को क्या प्रदान करे? पोषण प्रदान करे। उसका नाम क्या रख दिया अपन ने? भ्रूण पोष। तो भ्रूण का पोषण क्या कहलाता है बेटा? भ्रूण पोष।
है ना, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। ये हमेशा 3n होता है। कैसा होता है? 3n। जैसे n मतलब हैप्लॉइड सेल, 2n मतलब डिप्लॉइड सेल, और 3n मतलब ट्रिप्लॉइड, है ना। तो ये हमेशा 3n होता है। फिर सबसे बाहरी भाग बीज का जो सुरक्षा प्रदान करता है, इसको हम क्या कहते हैं? बीज चोल। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सीड कोट। और ये क्या प्रदान करेगा बेटा? सुरक्षा। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि बीजों को सुरक्षा प्रदान करने वाला भाग क्या कहलाएगा? बीज चोल या सीड कोट, है ना। अब यहां पर किसी भी बीज में अपन जब देखें तो अपने को ऊपर की तरफ एक धब्बा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? गहरे रंग का एक धब्बा। आपस में बात नहीं करना रे। इस धब्बे को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बेटा? और उस धब्बे के अंदर जो छोटा सा छिद्र है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बेटा? सूक्ष्म छिद्र। इसको क्या कहेंगे अपन? माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? अरे इधर आजा। माइक्रोपाइल। तो ये तो हो गई अपने बीज की संरचना। क्या हो गई बेटा? बीज की संरचना। ओए भाई ओए, कितने भाग है बीज में बताओ? एक है कि दो है? बीज का वह भाग जो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है क्या कहलाता है बेटा? बीज चोल कहलाता है। अच्छा, बीज में पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? भ्रूण पोष करता है। जड़ कहां से निकलती है? मूलांकुर या रेडिकल से। तना कहां से निकलता है? 3n कौन सा भाग है? तो किसी भी साधारण बीज में ये सारी चीजें देखी जा सकती है। ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी संरचना के बीज के अंदर कौन कौन से भाग होंगे। अब अपन देखेंगे अंकुरण की क्रियाविधि। क्या देखेंगे बेटा? अंकुरण की क्रियाविधि। क्रियाविधि किसको कहेंगे अपन? कि अंकुरण में कौन कौन सी घटनाएं होती है। जब भी अपन किसी बीज को मृदा के अंदर रखते हैं और मृदा से ढक देते हैं, क्या करते हैं? तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। सबसे पहला परिवर्तन क्या आता है? तो सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया? बीज की बुआई कर दी। क्या कर दी बेटा? बुआई के बाद अपन क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो उस बीज के अंदर जो माइक्रोपाइल है, जो सूक्ष्म छिद्र है, वहां से बीज पानी खींचना शुरू करेगा। सुरुड़ 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 करके पानी वो खींचता है। इसको अवशोषण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अंतःचूषण। क्या कहते हैं बेटा? तो जैसे ही सिंचाई करेंगे सबसे पहले क्या होगा बेटा? जल का अंतःचूषण। और भ्रूणपोष जो है वो अपने भार का 60 से 70% पानी जो है वो अवशोषित कर लेगी। मतलब अगर 100 ग्राम का भ्रूणपोष है तो 70 ग्राम पानी वो अवशोषित कर लेगा। अगर 10 ग्राम का है तो 7 ग्राम पानी वो सोख लेगा। इसकी वजह से क्या होगा? भ्रूणपोष आकार में बढ़ेगा और बीज का छिलका यानी बीज चोल टूट जाएगा, है ना। तो भ्रूणपोष जल का अंतःचूषण कर लेते हैं, जिससे बीज चोल टूट जाता है। ये जो परिवर्तन है ये तो अपन आंख से देख सकते हैं। अगर कैमरा लगा दिया जाए तो अपने को दिखाई देगा कि क्या कार्यक्रम हो रहा है ना। पर एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो अपने को दिखाई नहीं देता है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में देखो क्या होता है। सबसे पहले GA3 ये सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है। मतलब अगर बीज का भ्रूण सुषुप्ता अवस्था में है तो जिब्रेलिक अम्ल जाके क्या कर देगा? उसकी सुषुप्ता अवस्था को तोड़ देगा, है ना। फिर एमाइलेज। एमाइलेज किसका नाम है? एंजाइम का।
एमाइलेज जो है वो स्टार्च को कायम बदल देगा, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा? तो बीज की शर्करा क्या कहलाती है? माल्टोज। याद रखना, बीज की शर्करा क्या कहलाती है? बीज की शर्करा माल्टोज कहलाती। ऐसी बहुत सारी शर्कराओं के प्रश्न जो एग्रीकल्चर में आते रहते हैं। जैसे तुमको पता है अलग अलग शर्कराओं के नाम क्या है? जैसे अंगूर की शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज। मेरे मेरे मेरा दिमाग जो है ना वो एक अक्षर आगे ही चलता है। अच्छा, फलों की शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज, है ना? फ्रुक्टोज लिखते हैं, पढ़ते हैं फ्रक्टोज। अच्छा, दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? लेक्टोज। अरे वाह यार। और गन्ने की शर्करा? सुक्रोज। और बीज शर्करा? माल्टोज। और जौ की शर्करा? और अंडे की शर्करा? मेनोज। है ना? तो ये कुछ शर्कराएं हैं जिनके प्रश्न एग्रीकल्चर में वैसे ही आते रहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? GA3 गया, उसने सुषुप्त अवस्था को तोड़ दिया। एमाइलेज ने स्टार्च को कायम बदलना शुरू कर दिया माल्टोज में, और विटामिन सी का संश्लेषण शुरू हो जाता है। किसका संश्लेषण शुरू हो जाता है? तो अंकुरित बीजों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। अच्छा, तुमको पता है अंकुरण में सर्वप्रथम कौन बाहर आता है? अभी बताया था मैंने। सर्वप्रथम रेडिकल। रेडिकल को अपन ने हिंदी में क्या लिखा था? मूल अंकुर बाहर निकलता। तो ये हो गया अंकुरण। अब अपन देखते हैं वीडियो। काय का वीडियो देखोगे? अंकुरण का। दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? सही बताओ। या देखो यार, वीडियोस फॉर क्लासेस लिखा है क्या? डिलीट हो गया? और फिर छोड़ो, और क्या, मिलेगा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया उसको। बहुत जगह घेर रहा था। नेट तो चल ही नहीं रहा तुम्हारा, चल रहा है क्या? ये किसने दिखाया है तुमको? ये भय वाले सर ने? अरे देखो, ये वही तो है जो चित्र बनाया अपन ने। ये क्या है? परागकोश, ये पूतंतु, ये अंडाशय, ये वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र। और ये क्या है? बीजांड अंदर की तरफ। ओ भाई ओए। देखो, सबसे पहले जब से अपन ने बीज की बुआई करी तो कौन सा भाग बाहर आया? मूलांकुर, है ना?
अब देखो अंकुरण के समय दो घटना हो सकती है, या तो ये बीज जमीन के अंदर ही रह जाए, इसको कहते हैं हाइपोजियल अंकुरण। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अधोभूमिक। अधो मतलब नीचे, भूमि के नीचे ही बीज रहे। अगर ये निकल के बाहर आ जाए बीज पत्र तो उसको कहते हैं इपीजियल अंकुरण या ऊपरी भूमिक अंकुरण। इसमें कभी कोई डाउट तो नहीं आएगा। तो अंकुरण के बाद भी अगर बीज जमीन के नीचे ही रह जाता है तो हाइपोजियल, और अगर जमीन के बाहर आ जाता है तो इपीजियल। अब ये कौन सा अंकुरण हो रहा है? हाँ, इपीजियल क्यों हो रहा है? क्योंकि बीज पत्र जमीन के बाहर आ गए। ठीक है, पूरा देखना है। ये तो बाहर निकल गया। वो ये देखो, ये राजमा है। दलहनी फसलों की जड़ें इस प्रकार से मिट्टी को जकड़ लेती है जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो एक ही वीडियो में। अब देखो, मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो ऐसी चीजें देखता हूँ। तुम यूट्यूब चलाते हो तो पता नहीं क्या क्या ही देखते रहते हो, हैं? राजस्थानी गाने। हाँ, तो साइंस तुमने पढ़ा ना 10वीं में, विज्ञान का निबंध, कि अपना मन हो तो चाकू से सेब काट लो, अपना मन हो चाकू से पेट काट लो। उपयोग पर निर्भर करता है। चलो चले आगे। क्या ये लिखना है पहले? ये लिखना है। अरे लिखना है कि ना? चलो बाद में लिखना है। अभी देखो, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना? अब इसमें देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं नमी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक कौन है? नमी। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तापमान। तीसरे नंबर पे आता है प्रकाश। और चौथे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। कितने कारक है कुल मिला के? मुझे बताओ, नमी के बिना अंकुरण हो सकता है क्या? तो सर्वाधिक आवश्यक कारक क्या है? सर्वाधिक आवश्यक क्या है? नमी। पर सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? हाँ, 1 डिग्री भी ऊपर नीचे तापमान होता है तो अंकुरण का प्रतिशत गिर जाता है। अच्छा मुझे बताओ, प्रकाश सभी के लिए आवश्यक है क्या? हाँ, सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जिनके लिए आवश्यक है उनको क्या कहते हैं हम लोग? फोटोब्लास्टिक, है ना? ऐसे बीज जिनके लिए प्रकाश आवश्यक है उनको क्या कहते हैं हम लोग? फोटोब्लास्टिक। जिनका अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है उनको हम क्या कहते हैं?
फोटोब्लास्ट। और ऑक्सीजन, इसके अभाव में अंकुरण संभव नहीं है। बीज का भंडारण भी संभव नहीं है। अगर आपने ऑक्सीजन नहीं दिया बीज को भंडारण में तो भी बीज मर जाएगा। देखो बीज क्या है, एक जिंदा चीज है। कंट्रोल के गेहूं 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो मिलता है, तुमको बताऊं क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो 3 साल पुराना गेहूं अपनी अंकुरण क्षमता खो चुका है। अब उसकी बुआई करने पर अंकुरित नहीं होगा, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई है, कचरा हो गया। बीजों का भ्रूण जिंदा होना आवश्यक है। खाने के लिए जिंदा मुर्दा कुछ भी चलेगा। मतलब अपन जो खाते हैं गेहूं पिसवा के, उसका भ्रूण जिंदा हो जिंदा नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बुआई के लिए गेहूं में भ्रूण जिंदा होना चाहिए। तो बीज और अनाज में, दानों में क्या अंतर है कि दाने का भ्रूण जिंदा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर अगर अपन ने उसको बीज कहा है तो उसमें भ्रूण जिंदा होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के अभाव में अंकुरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भ्रूण जो है अब चला गया है, नो मोर। चलो अब थोड़ा सा लिख लो। आज कुछ ज्यादा ही स्लाइड भर दी क्या मैंने? यहीं से लिखना है? ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। ओए नहीं, पानी हो रहा है बहुत खतरनाक, पानी बाहर। देखो अब ये फोटोप्लास्टिक 3 तरह के होते हैं। पॉजिटिव मतलब जिनको प्रकाश चाहिए, एक नेगेटिव जिनको अंधेरा चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति, और एक होते हैं न्यूट्रल जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लो तो आगे बताना मुझे ना। कितने कितनी स्लाइड भर दी मैंने? 1 2 3। टाइम ही कर दोगे तुम जब तक तो। बहुत ही स्लो।
हाँ बेटा, लिख लिया। जैसे इस अंतःशोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? इम्बिबेशन, है ना? अंतःशोषण नहीं बोल सकते, अंतःचूषण ही बोलेंगे। ठीक है। हाँ, बहुत अंतर है। अवशोषण का मतलब पूरी सतह के द्वारा समान मात्रा अवशोषित करना, है ना? अंतःशोषण का मतलब किसी विशेष स्थान से पानी को अंदर की तरफ खींचना। जैसे मोटर चलाते हैं ना, पानी की मोटर, तो वो अंतःशोषण करती है। जैसे किसी स्पंज को पानी में डुबाते हैं तो वो अवशोषण करता है। अंतःशोषण भी वो अवशोषण का एक रूप है। ठीक है। अवशोषण को अंतःशोषण कहते हैं। लिख लिया क्या? फिर बातें क्यों कर चल रही है? बात करने का इतना शौक है। लिख लिया बेटा? लिख लिया। चलो, घनश्याम, लिख लिया? ये शर्करा है, याद रखना है ना।
लिख लिया? लिख लिया? चलो अब आगे, है ना? तो ये हो गया अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। बताओ सभी फसलों के अंकुरण के लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे अंकुरण के प्रकार। बताओ कितने प्रकार का होता है अंकुरण? दो प्रकार का होता है, एक होता है अधोभूमिक और एक होता है ऊपरी भूमिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको हम? हाइपोजियल और इपीजियल अंकुरण, है ना? तो एक तो कौन सा हो गया हमारा? हाइपोजियल। इसको हम क्या कहेंगे? अधोभूमिक अंकुरण। जब भ्रूणपत्र या भ्रूणपोष, है ना, दल पत्र जमीन के अंदर ही रह जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? अधोभूमिक। अगर बाहर आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इपीजियल अंकुरण या ऊपरी भूमिक अंकुरण। तो कितने प्रकार का अंकुरण हो गया? अधोभूमिक। अगर छोटा सा डायग्राम बनाए अपन तो अंकुरण के बाद बीज इस प्रकार से दिखाई देगा जमीन के नीचे। अगर इपीजियल का बना है तो कहां उसको दिखाना है? जमीन के ऊपर। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अधोभूमिक अंकुरण होता किसमें किसमें? तो उदाहरण इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अनाज वाली फसलों में कौन सा अंकुरण होता है बेटा? अधोभूमिक अंकुरण। सभी तिलहनी फसलों में कौन सा होता है? पर अभी तो आपने अनाज भी नहीं पढ़ा, तिलहन भी नहीं पढ़ा, तो उदाहरण भी लिख लेते हैं अपन। मान लो अनाज में अपन क्या लिखेंगे? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ। इसके अलावा हाथी घास, गन्ना, ये भी कैसी फसलें हैं? ग्रेमिनी कुल की है। तो ग्रेमिनी कुल में कौन सा होगा? हाइपोजी। तिलहन में कौन कौन सा पढ़ा अपन ने? मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन। तो देखो अलग अलग उदाहरण अगर याद करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक साथ ही तिलहन याद कर लेंगे तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं बचेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा और उदाहरण अगर अपन देखें, हाइपोजियल, तो रबी की दलहनी फसलों में हाइपोजियल होता है, जैसे चना, मसूर और मटर। पर इसका अपवाद कौन है? राजमा। राजमा में कौन सा होता है बेटा? पीपीज। अच्छा, वैसे ही अगर खरीफ की दलहन देखें, अगर हम मूंग, उड़द,
मोठ और चंवला। तो इसका अपवाद कौन सा है? अरहर। तो अरहर में कौन सा हो जाएगा? ठीक है। इसके अलावा कोई पूछे तंबाकू में कौन सा होता है? इपीजियल। कपास में कौन सा होता है? इपीजियल, है ना। गन्ने में कौन सा होता है? हाइपोजियल, है ना। आलू में कौन सा होता है? इपीजियल। ठीक है, चलो लिख लो। चले आगे। लिख लिया। तो इसको दो तरह से याद कर सकते हैं अपन। अपन चाहे तो अपन कह सकते हैं कि सभी रबी दलहनों में हाइपोजियल होता है किंतु राजमा में एपीजियल होता है। सभी खरीफ दलहनों में एपीजियल होता है किंतु अरहर में हाइपोजियल हो। या तो अपन कह सकते हैं कि सभी दलहनी फसलों में एपीजियल होते हैं और चार अपवाद है। कौन कौन से? चना, मटर, मसूर और ये अरहर। दोनों तरह से याद कर सकते। पूछा एक ही का जाता है हमेशा। मान लो पूछे चने का अंकुरण होगा तो क्या उत्तर आएगा? हाइपोजियल। ठीक है, चलो लिख लिया बेटा। घनश्याम, तुम्हारी हालत कैसी हो गई रे यार, माफ करने जैसे। चलो नेक्स्ट। लिखा क्या नहीं? ले, लिख ले यार, चल तू भी क्या याद करे। लिख ले। लिख लिया, चलो। अब अंकुरण का पता कैसे लगाएंगे, अंकुरण परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए चार विधियां। मान लो देखो, ये क्या नाम है बेटा तेरा? ललित। ये ललित जो है, इसके बीज की कंपनी में नौकरी लग गई और इसको कंपनी वालों ने अमेरिका भेज दिया। बोले 10,000 क्विंटल गेहूं लेके आना है, बीज। ये गया वहां, इसका स्वागत करा जेसीबी से, इसके ऊपर फूल चढ़ाए, है ना। 5 स्टार होटल में रुकवाया, डिनर विनर करवाया। ये इतना मतलब स्वागत देख के ही खुश हो गया। उन्होंने पूछा सर गोडाउन चलो गेहूं देख लो, नमूना। बोले कोई नमूना नहीं, लाओ कहाँ साइन करना है। साइन करा, वापिस आ गए। अब जब उधर से गेहूं आया 2-3 महीने बाद, जहाज में आता है टाइम लगता है, तो पता चला गेहूं बोया उगा ही नहीं, कंट्रोल के गेहूं भेज दिए वहां से। फिर कंपनी वालों ने यहाँ इसका अलग से स्वागत करा। तो इसको वहां जाके अंकुरण चेक करना था कि नहीं था?
अरे करना था कि नहीं था? करना चाहिए ना। तो इसके लिए कैसे अंकुरण करेंगे, अब मैं इसको सिखाता हूं, इधर देख। अंकुरण परीक्षण कैसे करते हैं? देखो, एक तो जो नमूना अपन लेते हैं किसी भी अंकुरण परीक्षण का, अगर भारत भारत में ले रहे हैं तो 200 बीज होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय नमूने में कितने बीज होना चाहिए बेटा? 200। और अगर अंतरराष्ट्रीय कोई नमूना हो तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा 400 बीज लेना चाहिए। कितने लेना चाहिए बेटा? 400 बीज, है ना। अब उन बीजों को कुछ दिन के लिए अपन अलग अलग चीजों में रखेंगे ताकि उनमें अंकुरण हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली विधि देखते हैं, इसको कहते हैं बालू विधि। क्या कहते हैं बेटा? बालू रेती के गमले में एक एक बीज को अगर बुआई कर दें और उसके ऊपर पानी छिड़क दें, कुछ दिन बाद, जैसे गेहूं का 5 से 7 दिन में अंकुरण होता है, तो उसका अंकुरण हो जाएगा। इसके अलावा अपन जो टिश्यू पेपर आता है उसको कहते हैं पेपर टॉवेल। क्या कहते हैं? तो जो मोटा वाला टिश्यू पेपर आता है हम लोग किचन में यूज करते हैं, पेपर टॉवेल। एक आता है रेगडॉल विधि। कौन सी विधि आती है बेटा? रेगडॉल विधि। इसमें हम क्या करते हैं, लकड़ी का चूर्ण यूज करते हैं। लकड़ी का चूर्ण कहाँ मिलता है? जहां आरा मशीन होती है ना, वहां से पाउडर निकलता है। और या तो फिर अपन क्या करेंगे, पेट्री डिश में उगा के देखेंगे। तो ये प्रयोगशाला में ही अपन कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। कितनी विधियां हो गई बेटा? 4 विधियां। अब अपन ने 200 बीजों का नमूना लिया, कुछ दिन के लिए उनको पेपर टॉवेल में लपेट के रख दिया, अपने पता चला 160 ही बीज उगे, तो कितने प्रतिशत उगे? तो इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अपन फॉर्मूला भी बना देते हैं। यहां लिख दूं फॉर्मूला? तुम बना के बताओ मुझे, देखें। अंकुरण प्रतिशत बराबर, काम की चीज को कहां लिखेंगे? ऊपर। कुल चीज को कहां लिखेंगे? और गुणा का कर देंगे। तो यहां लिख दो अंकुरित बीजों की संख्या। अंकुरित बीजों की संख्या को लिख दिया ऊपर, और यहां नीचे क्या लिख दूं? नमूने में लिए गए बीजों की संख्या। तो इसको याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये तो अपन खुद ही तो बना रहे हैं फॉर्मूला। कुल पदार्थ नीचे, काम की चीज ऊपर, गुणा 100। तो ये तो वही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। इकोनॉमी कठिन थोड़ी, बहुत आसान है। इसको पढ़ाने वाले इसको कठिन कर देते हैं, है ना। तो अंकुरित बीजों की संख्या ऊपर, कुल बीजों की संख्या नीचे। अब मान लो कि कोई आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले कि 200 बीजों के नमूने में कैसा लिखूं, झमकुड़ी ने 200 बीज लिए, ऐसा नहीं लिखे। 174 बीज अंकुरित हुए। अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसने फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, वो भी निकाल देता है, पता है। निकालो, देखो कितना आएंगे। 174 आ जाएंगे। 174 को आधे करो, फिर आ जाएगा। हे भगवान। इट इज 7%। मतलब बीज का नमूना पास हुआ कि फेल हो गया? पास हो गया। लिखोगे के? हैं? पक्का? लिख लो, खाली विधि का नाम ही लिख, बालू विधि, बालू रेत भर देते गमले में, और क्या।
पेपर टॉवल में टिश्यू पेपर रख देते हैं, रेगडॉल में लकड़ी का चूर्ण भर देते हैं, पेट्री डिश में उगा के देख लेते हैं, उसमें कोई कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, बहुत इजी काम है। हो गया बेटा? नहीं हुआ? चलो, तो अब अपन इतना ही पढ़ें। कल मुझे याद दिलाना, न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत में लिखवा दो। क्या अभी लिखवाऊं?